संसद का मॉनसून सत्र आज से होगा शुरू। इस सत्र में कुल 31 विधेयक किए जाएंगे पेश। मणिपुर हिंसा पर होगी चर्चा। संसद के पुराने भवन में ही होगी दोनों सदनों की बैठकें। भारत आज नई दिल्ली में पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की करेगा मेजबानी। पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग की रूपरेखा तैयार करना सम्मेलन का उद्देश्य है। G20 के तहत 2 दिन का वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आज से। भारत में पहली बार हो रहे सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू पर होगी चर्चा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे आज से 2 दिन के भारत दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे द्विपक्षीय चर्चा। दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों की मना रहे हैं 75वीं वर्षगांठ। महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश ने मचाई तबाही। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के 4 जिलों में आज बंद रहेंगे स्कूल। भारत के साथ पहले से कहीं अधिक मजबूत है अमेरिका के संबंध। व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी के यूएस दौरे को बताया सफल। कहा, अब भी मजबूत है I2U2 का भविष्य। न्यूजीलैंड में महिला फुटबॉल विश्व कप के उद्घाटन मैच में पहले ऑकलैंड में गोलीबारी। हमलावर समेत 3 लोगों की मौत, 6 घायल। न्यूजीलैंड के पीएम ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच आज से पोर्ट ऑफ स्पेन में। सीरीज को 2-0 से जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। विराट कोहली आज खेलेंगे अपना 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 11 अगस्त तक चलने वाले 23 दिन के इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र में सरकार की ओर से 31 नए विधेयक पेश किए जाएंगे और उन्हें पारित कराने की कोशिश होगी। इन विधेयकों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश भी शामिल है। इसके साथ ही सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2019 सहित कई अन्य विधेयकों को भी शामिल किया गया है। मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक ओर जहां सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की कोशिश में होगी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने रेल सुरक्षा, महंगाई और अडानी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग के संकेत दिए हैं। हालांकि कल हुई सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है कि वो मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने के लिए तैयार है। संसद का मौजूदा सत्र पुरानी बिल्डिंग में हो रहा है। और वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने सरकार से समान नागरिक संहिता विधेयक को संसद के मॉनसून सत्र में ही लाने की वकालत की है। सांसद राहुल शिवाले ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में कहा कि धारा 370 और समान नागरिक संहिता स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का एक सपना था। कल हुई सर्वदलीय बैठक के बाद हमारे संवाददाता राजेश राज ने राहुल शिवाले से विशेष बातचीत की। देखिए। सर्वदलीय बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक को संसद के इसी सत्र में लाने पर भी चर्चा हुई है और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर बात करेंगे राहुल शिवाले, जो शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हैं। उनसे हम बात करते हैं। शिवाले जी, क्या आपने क्या डिमांड किया वहाँ? आज सर्वदलीय जो बैठक थी उसमें मैंने शिवसेना की तरफ से यही प्रस्ताव रखा कि
यूसीसी इस मानसून सेशन में आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और शिवसेना ने इसको पहले ही समर्थन किया है। आप सभी को पता है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने इसको पहले ही समर्थन किया और बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को हम आगे लेके जा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने संकल्प किया, तो बाला साहब ठाकरे जी के 3 सपने थे। एक 370 कलम के बारे में रद्द होना चाहिए, भव्य राम मंदिर होना चाहिए और तीसरा सपना था यूसीसी का। तो इसके पहले 2 सपने हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किए हुए, ये तीसरा सपना भी उनके नेतृत्व में पूरा हो जाएगा, हमें विश्वास है। इसके लिए हमने आज डिमांड रखी कि यूसीसी का बिल लाना चाहिए। आपने जब डिमांड किया तो उसके बाद क्या रुख था विपक्षी पार्टियों का और सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ आश्वासन मिला? नहीं, सत्ता पक्ष के बारे में आश्वासन बोला, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे उनके पार्टी में और उसके बारे में सरकार के माध्यम से भूमिका स्पष्ट करेंगे। विपक्ष का यही कहना था कि इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, माइनॉरिटी के बारे में उनके विभिन्न प्रश्न थे, उसकी क्लैरिटी होने के बाद हम हमारी भूमिका स्पष्ट करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। राहुल शिवाले जो शिवसेना सिंधे गुट के सांसद हैं, उन्होंने समान नागरिक संहिता जो विधेयक है उसको संसद के इसी सत्र में लाने की बात की है और उनका कहना है कि बाला साहब ठाकरे का ये सपना था। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खालापुर तहसील के इरशालवाड़ी गांव में भूस्खलन की घटना सामने आई है। एनडीआरएफ की 2 टीमों को भेजा गया है। अब तक 22 लोगों को बचाया गया है और कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। दरअसल भूस्खलन की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर पहुंच गईं। इस भूस्खलन में आदिवासी लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटनास्थल पर करीब 30 से अधिक परिवार फंसे हुए हैं। रायगढ़ पुलिस ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 48 घंटों से क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर आज मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र के सभी स्कूल बंद हैं। वहीं बीएमसी ने भी शहर में भारी बारिश के कारण आज सरकारी और निजी सहित शहर के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से लोकल ट्रेन सेवाओं और सड़क यातायात का हाल बेहाल है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को मुंबई और पड़ोसी क्षेत्र में सरकारी दफ्तरों को जल्द बंद करने का निर्देश दिया। मुंबई के कई हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आज कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है। वहीं ठाणे और पालघर जिलों में बुधवार को भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। गुजरात की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। अहमदाबाद के सरखेज गांधीनगर राजमार्ग पर इस्कॉन फ्लाईओवर पर हुए इस हादसे में एक जैगुआर कार ने लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल सहित 9 की मौत की खबर है। कार की रफ्तार 150 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने के मामले में पुलिस का बयान आया है। पुलिस ने कहा है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मणिपुर पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मामला इस साल 4 मई का है। इसमें पुलिस ने गैंगरेप, हत्या और अपहरण सहित अन्य धाराओं में अज्ञात लोगों के खिलाफ थौबल जिला के नोंगपोक सकमाई पुलिस थाने में केस दर्ज किया है, जिनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह से फोन पर बात की और घटना की निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर से आए 2 महिलाओं पर यौन हिंसा के वीडियो को भयावह, निंदनीय और अमानवीय बताया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि जांच अभी चल रही है और आश्वासन दिया गया है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं भारत आज नई दिल्ली में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत आसियान सम्मेलन लगभग 1 दशक के बाद हो रहा है और इसमें कंबोडिया और वियतनाम सहित 10 आसियान देश भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। आयुष में चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के विस्तार की अभूतपूर्व क्षमता है। पिछले 9 वर्षों में आयुष क्षेत्र में कई गुना ये बढ़ा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आयुष विभाग को एक स्वतंत्र आयुष मंत्रालय में बदल दिया था। मंत्रालय ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ब्राजील, जर्मनी के कई शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ CSIR, DST, DBT
और IIT जैसे राष्ट्रीय संगठनों के साथ मधुमेह, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ कोविड जैसी संक्रामक रोगों के लिए आयुष में उच्च शोध कर रहा है। G20 के साइडलाइन इवेंट के तहत वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन पहली बार दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। आज से शुरू हो रहे इस सम्मेलन में दुनिया भर के 40 से ज्यादा रेगुलेटर और 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। फास्ट फूड के बढ़ते प्रचलन, खाद्य पदार्थों में मिलावट, ये सब इंसान ही नहीं पशु के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर चुनौती पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि देश में पहली बार फूड सेफ्टी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। G20 के साइडलाइन इवेंट के इस ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स सम्मेलन में दुनिया भर के 40 से ज्यादा रेगुलेटर और 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के लोगों का अनावरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारा किचन ही हमारा अस्पताल है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें फूड सेफ्टी के बारे में आज से नहीं, सदियों पहले से विचार किया गया था। भारत की परंपरा रही है, भारत की जीवन शैली रही है, जहाँ हम आज से नहीं सदियों से फूड सेफ्टी को प्राथमिकता देते थे। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में फूड में मिलावट करने वाले लोगों को क्या सज़ा करनी चाहिए उसके पर उल्लेख किया है। दुनिया बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट की बात तो करती ही है, करनी चाहिए, लेकिन हमारा शास्त्रों ने हमें दर्शन दिया है कि हम बीमार ही ना पड़े, स्वस्थ रहे। प्रिवेंटिव केयर के लिए यहाँ हमारा किचन वो भी एक हॉस्पिटल ही है। सम्मेलन के दौरान आ रहे नए नए तकनीक, इनोवेशन, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला उनका प्रभाव, एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव, जानवरों के चारा, बच्चों के दूध के रूप में मिल रहे विकल्प के दुष्प्रभाव पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही सम्मेलन के दौरान प्रदर्शनी भी लगेगी। दुनिया भर के कई CEO भी इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि यह शिखर सम्मेलन रोम, इटली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 25 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। ऐसे में ये शिखर सम्मेलन सामूहिक प्रयासों के माध्यम से वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों के सामंजस्य, नियामक ढांचे में सुधार और दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के प्रावधान को बढ़ावा देगा। कार्यक्रम के दौरान कई नई पहल भी होंगी, जिसके तहत फूड ओ कोपोइया का विमोचन और एक कॉमन डिजिटल डैशबोर्ड की भी शुरुआत होगी। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे आज 2 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अपने दौरे पर विक्रमसिंघे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ परस्पर हित के अलग अलग मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। दौरे से दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। नकदी संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पिछले साल जुलाई में जन विद्रोह के कारण गोटबाया राजपक्षे को अपदस्थ किया गया था। इसके 1 साल बाद विक्रमसिंघे की ये पहली भारत यात्रा होगी। और वहीं इंदौर में जारी G20 की रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक का आज दूसरा दिन है। रोजगार कार्य समूह की बैठक में G20 आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलाकर 86 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण, गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा और वैश्विक कौशल अंतराल को संबोधित करना, इन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जारी है। G20 पहले दिन प्रतिनिधियों ने विश्व प्रसिद्ध मांडू का दौरा किया। मांडू पहुंचने पर मेहमानों का मालवी अंदाज में स्वागत हुआ। साथ ही यहां का पारंपरिक नृत्य देख वे भाव विभोर हो गए। और उधर गोवा में G20 अध्यक्षता के तहत चौथी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक भी चल रही है। आज इसका दूसरा दिन है। 2 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वहीं इस दौरान ई-मोबिलिटी पर आधारित एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया। सेमिनार में G20 शेरपा अमिताभ कांत भी मौजूद रहे।
सेमिनार के दौरान ई मोबिलिटी में तेजी लाने के लिए नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहन को बढ़ाने के तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा के लगभग 1 महीने बाद व्हाइट हाउस का बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरन जीन पियरे ने कहा है कि पिछले महीने संपन्न हुई पीएम मोदी की यात्रा बेहद सफल और महत्वपूर्ण थी और अब भारत के साथ संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। पियरे ने कहा है कि इस दौरान की गई कई प्रमुख लक्ष्यों की घोषणाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। जीन पियरे ने कहा कि हम बहुत आशावादी हैं क्योंकि ये हमारे दीर्घकालिक भविष्य और भारत के साथ संबंधों से जुड़े हैं। हमारा मानना है कि ये आगे भी जारी रहेगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि I2U2 का भविष्य अब भी मजबूत है। इस नए समूह में अमेरिका, भारत, इजराइल और UAE शामिल हैं। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देना है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में महिला फुटबॉल विश्व कप से पहले हुई गोलीबारी में हमलावर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। न्यूजीलैंड पुलिस ने बताया है कि आज एक बंदूकधारी शख्स ने मध्य ऑकलैंड के एक निर्माण स्थल पर गोलीबारी की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि अपराधी भी मर चुका है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है और टूर्नामेंट योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा। इसके अलावा ऑकलैंड में मौजूद अमेरिकी राष्ट्रीय टीम ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि उसके सभी खिलाड़ी और कर्मचारी सुरक्षित हैं। इस बीच मध्य ऑकलैंड में पुलिस ने लॉकडाउन की घोषणा की है। दुनिया भर में आधी रात को व्हाट्सएप डाउन हो गया। दुनिया भर में व्हाट्सएप डाउन होने से लोग परेशान हो गए, जिसके कारण यूजर्स मैसेज भी नहीं भेज पा रहे थे। व्हाट्सएप डाउन होने से देश भर के करोड़ों यूजर्स प्रभावित हुए हैं। व्हाट्सएप डाउन की अधिकांश रिपोर्ट देश की राजधानी नई दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों से आई। हालांकि करीब आधे घंटे के बाद सेवा फिर से बहाल हो गई। व्हाट्सएप ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। व्हाट्सएप ने बताया कि सेवा बहाल हो गई है। हैप्पी चैटिंग। और अब बात हमारे नए सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल की। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में तेजी से सिनेमा की वापसी हो रही है। करीब 32 साल बाद घाटी में जब बड़े पर्दे की वापसी हुई तो आवाम ने भी दिल खोलकर इसका स्वागत किया। पिछले साल श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स की शुरुआत के साथ पुलवामा और शोपिया जैसे इलाकों में मल्टीप्लेक्स खोले गए और अब हाल ही में बारामूला में भी बड़े पर्दे की चमक लौटी है। तो इसके साथ ही घाटी में मल्टीप्लेक्स की संख्या 4 हो गई है। इसमें बड़ी भूमिका है नई फिल्म पॉलिसी की। अब सिनेमा हॉल बनाने वालों के लिए बैंकों से लोन मिलना आसान हो गया। साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 30% की सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया, जिसकी ऊपरी सीमा 5 करोड़ तक रखी गई है। डीडी न्यूज संवाददाता रमा त्यागी श्रीनगर के मल्टीप्लेक्स आईनॉक्स पहुंची और लोगों से घाटी में सिनेमा की वापसी को लेकर बातचीत की। जम्मू कश्मीर एक बड़े बदलाव का साक्षी बन रहा है। लगातार इस वक्त हम श्रीनगर के आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स में खड़े हैं, जो कि लंबे समय के बाद यहाँ पर सिनेमा की वापसी हुई और बड़ी संख्या में बड़े उत्साह के साथ लोगों ने यहाँ पर इसका स्वागत भी किया। करीब 1 साल इसको हो गया है। लगातार जो है अनवरत यहाँ पर लोग मूवी देखने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है मौजूद हैं सीनियर एसोसिएट ऑपरेशन इस मल्टीप्लेक्स के उबैद। इनसे हम बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं किस तरह का जो उत्साह है, एंथुसियाज्म है, वो यहाँ पर लोगों का आपको दिखाई दे रहा है इस सिनेमा हॉल के। मुझे लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत थी। आफ्टर 32 ईयर्स के बाद सिनेमा यहाँ पे रिवाइव किया है, कश्मीरी कल्चर जिसको हम कहते हैं कि वो रिवाइव किया है दर साहब की मेहरबानी से। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, लोग आते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस। एंटरटेनमेंट हब बन गया है, मल्टीप्लेक्स है, 3 स्क्रीनों का यहाँ पे थिएटर है
और यहाँ पे इसके साथ साथ हमें ऊपर ये गेमिंग जोन का भी अच्छा योगदान मिला। वहाँ पे पैवेलियन है जो हमारा गेमिंग जोन है, मोर देन 17,000 स्क्वायर फीट का। यहाँ पे एशिया का बहुत ही लार्जेस्ट गेमिंग जोन यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ, ये जो कि एसी कॉम्प्लेक्स में है। ये यहाँ पे सिनेमा हॉल खुला है, तो क्या आपका रिस्पांस है? किस तरह से आपको लगता है कि ये एक अच्छी ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कश्मीर में बहुत पहले 90s में सिनेमास थे। उसके बाद लाइक हमारी जनरेशन ने तो सिनेमा देखा ही नहीं है, ये पहली बार कि हम लोग सिनेमा आ रहे हैं और like international movies देख पा रहे हैं। It's very great and very thrilling that Kashmir is going to introduce such platforms for our generation. दिल्ली में, बम्बई में, बेंगलोर में बहुत से सिनेमा हॉल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास एक ही है, तो हमें इसका अहमियत समझ में आती है। In this kind of an atmosphere, we come here, we relax. That's the only thing, and obviously we get full time with the family. That's what we come here. It's a pleasure to watch with the family out here. अभी तक कुछ था नहीं यहाँ पे ऐसा, अब है थोड़े टाइम से, तो we are enjoying. तो एक बड़ा उत्साह यहाँ पर लोगों में नज़र आ रहा है जो फिल्म देखने आ रहे हैं। युवा हैं, लोग परिवार के साथ यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि बरसों पुराना सपना उनका पूरा हुआ है। इससे पहले बड़े पर्दे पर फिल्में देखने के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था, जम्मू जाना पड़ता था या कई अन्य शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वो यहीं पर बड़े पर्दे पर अपनी मनपसंद फिल्में देख सकते हैं। और वास्तव में अगर देखें तो फिल्मों के साथ कश्मीर का और कश्मीर के साथ फिल्मों का संबंध बेहद पुराना है, जिसे 90 के दशक में आतंकवाद की वजह से एक बड़ा झटका लगा था। बाद में सिनेमा को यहाँ लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। लेकिन 370 के बाद प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति का रंग देखने को मिला। सिनेमा यहाँ पर फिर से वापस हुआ, रुपहले बड़े पर्दे की वापसी हुई। घाटी अपनी पुरानी रंगत में लौटने लगी है, जो कि विकास और समृद्धि का एक बड़ा रास्ता भी यहाँ पर दिखा रही है। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। और गायक कैलाश खेर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अंकुश को लेकर कानून लाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि विकृत मानसिकता के लोग आधुनिकता के नाम पर अभद्र शैली का प्रयोग करना ही आधुनिकता समझते हैं। ओटीटी पर यदि आपको थोड़ा भी अंकुश लगाना है तो थोड़ा आप बात करिए, थोड़ा आप कानून लाइए। बहुत सारे विकृत मानसिकता वाले लोग अभी भी ऐसे हैं, उनको लगता है आधुनिकता के नाम पर सिर्फ अभद्र यदि वो शैली प्रयोग करें तो उनको लगता है यही आधुनिकता है, ऐसा ही आज की दुनिया को चाहिए। ऐसा नहीं, ये विकृत मानसिकता को चाहिए। अगर आप पुस्तक प्रेमी हैं और पुस्तकालय प्रेमी हैं या पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने का शौक रखते हैं, तो आपके लिए संस्कृति मंत्रालय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 5 और 6 अगस्त को 2 दिवसीय लाइब्रेरी फेस्टिवल 2023 का आयोजन करने जा रहा है। हमारा ये फेस्टिवल लाइब्रेरीज को याद दिला रहा है कि आज इस बहुत सारे कमर्शियल युग में, डिजिटल युग में, एआई के युग में आज भी आपकी उतनी ही मान्यता है। बस आपको थोड़ा सा अपने को रीइमेजिन और रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है। हम आपको विश्व भर की लाइब्रेरीज़ के दर्शन कराएंगे, हम आपको उन आर्किटेक्ट से मिलाएंगे जिन्होंने लाइब्रेरीज़ में सुधार किया है, हम आपको अपनी लाइब्रेरीज़ में हम क्या सुधार कर रहे हैं वो बताएंगे, हमारी लाइब्रेरीज़ जो 250 वर्ष पूरा कर रही हैं उनसे दर्शन कराएंगे, कैसे अपनी लाइब्रेरीज़ का आधुनिकीकरण करें, मॉडर्नाइजेशन करें, डिजिटाइजेशन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मज़ा आए, प्लस साफ सुथरा कैसे रखें, वाईफाई दें, तो वो सब पे हम चर्चा करेंगे। बहुत भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट का दूसरा और आखिरी मुकाबला 20 जुलाई से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पहले मैच को 3 दिन के अंदर ही एक पारी और 141 रनों से जीत की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। ऐसे में भारतीय टीम एक बार फिर से कैरिबियाई टीम पर हावी होने की कोशिश करेगी, तो वहीं वेस्टइंडीज का प्रयास रहेगा कि वो पिछले मैच में की गई गलतियों से सबक लेकर नए सिरे से खुद को सामने रखे। दोनों टीमों के बीच ये 100वां टेस्ट मुकाबला होगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।